सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज जो कि आईसीटी यूनिट 9 जो एमपीपीएससी का यूनिट 9 है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड टेक वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा तो हमने बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हमारा जो ठीक है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को कवर किया, फिर आईसीटी को कवर किया। आईसीटी के बाद हम लोगों ने रोबोटिक्स से भी रिलेटेड हमने 3 पार्ट्स में बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो रोबोटिक्स में भी मैंने आपको एक तरीके से पैटर्न बता दिया था कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बोला भी था कि ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या आईसीटी है या रोबोटिक्स है और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं एआई, ये सब किसके पीछे रिवॉल्व करेगा, किस चीज के पीछे हम लोगों को देखना है, करंट से रिलेटेड चीजें। जो भी चीजें करंट में आ रही है, जो भी चीजें हमको न्यूज में देखने को मिल रही है, इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड वहां से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पुराने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया और साथ में जो नए एडिशंस के क्वेश्चन या किस तरीके की चीजें अभी डेवलपमेंट हुए, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने रोबोटिक्स में देखी। वही पैटर्न हम लोग एआई में भी यूज करेंगे। क्वेश्चंस के साथ में हम लोग हमारे करंट को भी क्या करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हैं जो कि रोबोटिक्स से रिलेटेड थी, वो हमने सारी देखी। कौन सी इंटरनेशनल होती है, कौन सी नेशनल होती है, कौन सा इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है, कौन सी संस्था कराती है, इस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने हैं। ठीक है, फिर यहीं पे बात आती है एआई की। तो एआई में रोज के रोज आपको करंट में चीजें देखने को मिलेंगी। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाएगा जहां पे आपको बोल सकते हैं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, या बोल सकते हैं कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग, जो आपके नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो निकल के आएंगे। और एआई मैं पहले भी बता देता हूं कि एक नॉर्मल वर्ड आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वैसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिनकी हमको नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, जो डेटा साइंस के बारे में पढ़ रहा है या बोल सकते हैं कि जो एआई के ऊपर ज्यादा डीपली पढ़ रहे हैं, उन लोगों को उन बोल सकते हैं कि वर्ड्स का मतलब पता होता है। जैसे आपने बोल सकते डीप फेक का भी आपने देखा होगा कि नया मतलब आने, मतलब एक तरीके का नया वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमको एआई से रिलेटेड पता नहीं है, पर हमको पता करना है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे वर्ड्स को पता करना है, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो करंट में आ रहे हैं, जिन वर्ड्स में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिल रही है आजकल में, वो आपके लिए आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा डीप में भी नहीं जाना, जो हमने रोबोटिक्स में कहा था ज्यादा डीप में भी नहीं जाना और ज्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं देखना। हमको इतना देखना है कि अभी की न्यूज़ेस में कौन कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें आई हैं। ठीक है, और क्या होने वाली है। ठीक है, और साथ में कौन कौन सी सबमिट एआई से रिलेटेड होती है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं, आज हम लोग कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो एआई से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली चीज से कि सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि एआई के जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसको कहा जाता है, हु वाज द वो जनक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल के जनक कौन से, पिता नहीं है, जनक होगा यहाँ पे ना। किसको कहा जाता है, बताओ सभी। ठीक है, तो लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे एआई की अगर टेक्नोलॉजी की बात करो या फाउंडिंग की बात करो या संस्थापक की बात करो या जनक की बात करो, तो हमको प्रॉपर ऐसे सबूत नहीं मिलते। पर किसको जनक कहा गया है, इसका सबूत हमको कैसे पता चलता है कि एआई शब्द का इस्तेमाल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, जॉन मैककार्टी ने किया था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारे, मतलब ऐसे चार बोल सकते हैं, 5 लोग हैं जिनकी एआई में डेवलपमेंट, मतलब एआई किनके कारण शुरू हुआ, उन लोगों के 5 लोगों के नाम माने जाते हैं। ठीक है, पर एआई शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, जॉन मैककार्टी ने कहा, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एआई का जनक बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया भी था कि एलन टर्निंग जो है वो भी एआई से रिलेटेड है। उनने भी बोल सकते कि उस टाइम पे ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें एआई का इस्तेमाल हुआ था।
ठीक है, फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं कि तीन लोग और हैं, तीन लोगों के नाम और बता सकते हो आप लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने देखे थे तो जो जॉन मैककार्थी है, एलन टर्निंग है, ये दो तो एआई से रिलेटेड है ही। तीन नाम और बताइए सभी। एआई में तीन लोग और जो हैं जो एआई से रिलेटेड है या उनकी संस्थापक से रिलेटेड है, वो बताओ, किसी को पता है? देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देख लो। पहले तीसरे इंसान कौन है? मालविन मिस्की। ठीक है, कौन है पहले हमारे? मेलविन मिस्की जो है वो भी किससे रिलेटेड है? एआई से रिलेटेड है। दो लोग और कौन है हमारे? एलन नेवेल। ठीक है, और एक और कौन है हमारे? हॉवर्ड ए साइमन। ठीक है, अब ये पांच के पांच अगर आपको कहीं दिख जाए तो ये चीज याद रखना कि ये पांचों लोग किससे रिलेटेड है? हमारे एआई की स्थापक से या इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। इन पांचों के कारण ही एआई क्या हुआ? फॉर्म हुआ। तो एक ने बोल सकते हो कि रॉबर्ट मैककार्टी ने पहले, बोल सकते हैं कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पहली कंप्यूटर में एआई का इस्तेमाल किया था, और एआई शब्द का इस्तेमाल भी सबसे पहले किसने किया था? जॉन मैककार्टी ने ही किया था। पर साथ में इन पांच लोगों का भी नाम जुड़ा रहता है जब भी एआई की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, हम लोगों को पांचों के बारे में याद रखना है। ठीक है, अगर कहीं मान के चलो जॉन मैककार्टी नहीं दिया तो कहाँ क्या दे के रखा होगा? एलन टर्निंग दे के रखा हो। अगर एलन टर्निंग दे के नहीं रखा तो हमारा मेलविन मिस्की दे के रखा होगा, या तो एलन नेवल दे के रखा होगा, या रॉबर्ट बोलो हॉवर्ड ए साइमंस दे के रखा होगा। तो ये पांचों के पांचों नेम को याद रखना जब भी हम एआई को पढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हुई? फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो एलन टर्निंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैंने आपको बताया था, अभी के टाइम पे आप लोग देखो तो एआई से रिलेटेड हम लोग एक तरीके का टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्निंग टेस्ट बोलते हैं। टर्निंग टेस्ट क्या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मतलब एक तरीके से चेक करने के लिए कि कोई भी जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह सोच पा रही है या नहीं सोच पा रही। तो उस चीज का टेस्ट करने के लिए हम किस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? टर्निंग टेस्ट का। और बात की जाए तो उन्होंने की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि एक तरीके की मशीन भी बनाई थी। उस मशीन का नाम क्या था? यूनिवर्सल टर्निंग मशीन। ठीक है, टर्निंग मशीन के बारे में बताया था ना आपको। तो उन्होंने एक तरीके की मशीन बनाई थी जिसमें बोल सकते कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया गया था। वो मशीन का नाम क्या था? टर्निंग मशीन या यूनिवर्सल टर्निंग मशीन। ठीक है, फिर इसके बाद डॉग कटिंग के बारे में क्या पता चलता है आप लोगों को? जो डॉग कटिंग थे वो कौन थे? इनका क्या रोल रहा है किसी चीज में? पता है किसी को? तो डॉग कटिंग की बात करो तो ये किसके फादर बोले जाते हैं, किसके जनक बोले जाते हैं? फादर ऑफ हेडोप। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये हेडूप क्या है? तो हेडूप एक तरीके के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के जनक किसको बोला जाता है? डॉग कटिंग को बोला जाता है। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं आपका रैनसम रेल फोर्थ। तो जो रैनसम लेयर फोर्थ है वो कैसे रिलेटेड है? तो आपने लैंग्वेज के बारे में सुना है, पीएचपी के बारे में? पीएचपी लैंग्वेज के बारे में सुना है? जैसे हम लोगों की पाइथन होती है, जैसे आपकी सी सी प्लस प्लस होती है, वैसे पीएचपी भी होती है एक लैंग्वेज। उस पीएचपी के संस्थापक किसको बोला गया है? तो हमारे रैमसन रेडफोर्ड को बोला गया है। तो ये याद रखना, ये कौन है आपके फाउंडर ऑफ पीएचपी। ठीक है, लैंग्वेज है, याद रखना। पीएचपी का फुल फॉर्म बताओ सभी। पीएचपी जो लैंग्वेज है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, लगभग सही बोला, थोड़ा बहुत। पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपके लिए एक और दो क्वेश्चन और हैं। सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाए, कंप्यूटर के जनक किसको बोला जाता है? सभी लोग आंसर बताओ।
ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हमने पीएचपी के बारे में देखा, तो पीएचपी से भी ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज किसको मानी जाती है? सबसे पहली फाउंडिंग आपकी लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? अरे फाउंडिंग मतलब कि जिसमें हम कंप्यूटर कोडिंग में बोल सकते, प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, या बेस था किसी भी लैंग्वेज का सबसे पहली, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के स्थापक कौन थे, या फादर ऑफ सी लैंग्वेज कौन है, वो बताओ। सी लैंग्वेज के जनक किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक तो हम लोगों ने देख लिया, इजी था। एआई के जनक भी हमने देख लिया। सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो सबसे पहला बेस ही बोला जाता है कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग कोडिंग जिससे स्टार्ट हुई थी, मेन कोडिंग जहां से स्टार्ट हुई थी वो सी लैंग्वेज है। फिर सी के बाद सी प्लस प्लस आया, फिर जावा, पाइथन, पीएचपी, डॉट नेट, ये सारे के सारी चीजें आई। तो पी की जी वो आपकी बोल सकते सी लैंग्वेज के जनक किसको बोला जाता है? चल चार्ल्स बेबेज तो आप लोगों ने कंप्यूटर का पता है, सी लैंग्वेज का पता है, तो किसको बोला जाता है? यहाँ लिख रहा हूं, डेनिश रिट्ची। ठीक है, डेनिस रिट्ची जो है वो किसके संस्थापक बोले जाते हैं? सी लैंग्वेज के स्थापक बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देख ली? बहुत सारी चीजें देखी। सबसे पहली चीज एआई की बात की, तो एआई के जनक कौन है? इनके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो मैक जॉन मैककार्टी है। क्यों बोल के रखा उनको संस्थापक? क्योंकि सबसे पहले एआई शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? जॉन मैककार्टी ने किया। पर अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में जॉन मैककार्टी लिखे नहीं आते या वो नहीं मिलता है, तो उनसे अलावा चार लोग और भी है जो कि एआई के फाउंडेशन से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था एआई वो एलन टर्निंग है। ठीक है, फिर तीसरे हमारे मेलविन मिस्की, एलन नेवेल और रॉबर्ट ए साइमन। तो ये पांच लोग हैं जो कि एआई की फाउंडेशन से रिलेटेड है, इनके कारण बोल सकते हैं एआई फाउंड हुआ था। ठीक है, पर एआई शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो जॉन मैककार्टी ने किया था। एलन टर्निंग के बारे में देखा कि उन्होंने, अभी के टाइम पे आप देखोगे तो एआई से रिलेटेड एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्निंग टेस्ट की। तो टर्निंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? कि पता करना कि जो मशीन है या कंप्यूटर है वो इंसानों की तरह सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा, उस टेस्ट को हम लोग टर्निंग टेस्ट बोलते हैं। और एलन टर्निंग से रिलेटेड हमने एक और मशीन भी देखी थी जिसको हम लोग यूनिवर्सल टर्निंग मशीन भी बोलते हैं, जो कि एक तरीके कंप्यूटर का बेस बोला जाता है, कंप्यूटर जिसके कारण बना सा। फिर इसके बाद हमने डक टर्निंग के बारे, कटिंग के बारे में देखा, तो वो जो हेड ऑफ एक तरीके की लैंग्वेज है, ठीक है, उस बोल सकते, सॉरी, हेड ऑफ एक तरीके का जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके जनक बोले जाते हैं। फिर इसके बाद हमने रेमस और लेरन फोर्थ के बारे में देखा। लेरन डॉर्थ जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारे पीएचपी से। तो पीएचपी को किसने फाउंड किया था? ठीक है, रेमस हमारे लेरफोर्थ ने। फिर इसके बाद हमने देखा एआई के जनक किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और जो मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जिसकी सारी की सारी लैंग्वेज की फाउंडेशन बोली जाती है वो जो सी लैंग्वेज है, उस सी लैंग्वेज के फाउंडर को क्या बोला जाता है? डेनिस रिट्ची। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? नेक्स्ट देखो, शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी, क्या है, हाँ, गैरी कैशनॉव को हराने वाला उपयुक्त कंप्यूटर का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सीलेंट कंप्यूटर दैट डिफीटेड द फॉर्मल वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैशनॉव? गैरी कैशनॉव बोल सकते हो कि एक टाइम के विश्व विजेता थे, मतलब चेस में विश्व विजेता थे। उनको हराने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था, या कौन सा कंप्यूटर ऐसा बना जो एआई के ऊपर बना हुआ था जिसने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैशनॉव को हरा दिया था? बताओ सभी। ठीक है, तो कौन सा था वो? डीप ब्लू था। उस एआई कंप्यूटर का नाम या एआई सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? डीप ब्लू। तो एक तरीके का सुपर कंप्यूटर था, उसके अंदर क्या इनबिल्ट थी? एआई इनबिल्ट थी। ठीक है, तो एआई इनबिल्ट जो हमारा बोल सकते सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू था, उसने किसको हराया था? वर्ल्ड चैंपियन, उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन थे। ये किस टाइम की बात है? लगभग बोल सकते हो कि 1997 की बात है। ठीक है, तो 1997 में ये कंपटीशन हुआ था, किसके बीच में? एक तरफ थे वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैशनॉव और दूसरी तरफ हमारा सुपर कंप्यूटर कौन था? डीप ब्लू। ठीक है, इस डीप ब्लू जो है उसको बनाया किसने था? कौन सी कंपनी थी?
ठीक है, अमेरिका की जो मेन कंपनी है वो कौन सी है? IBM। IBM का फुल फॉर्म बता सकते हो आप लोग? ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही मैच हुआ होगा, तो उस टाइम पे इस बोल सकते हैं दोनों के बीच में 6 मैच हुए थे। ठीक है, जो छठवां मैच मतलब 6th मैच जो था, 6 राउंड बोल समझते हो ना आप लोग, तो 6 राउंड में ये खेला गया था। तो छठवें राउंड में डिसाइड हुआ था कि कौन जीतेगा। तो छठवें राउंड में कौन जीता था? हमारा डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर जीता था। ठीक है, तो 3 ड्रॉ हो गए थे, 2 हमारा डीप ब्लू जीत गया था और एक बार ही जीत पाए थे हमारी गैरी कैस्नोव। तो समझ सकते हो कि जो एआई था उस टाइम पे जो यूज किया गया था, जो एल्गोरिथम यूज की गई होगी, कितनी ज्यादा एक्सट्रीम हुई होगी जब जाके वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा पाए थे। ठीक है, तो ये 1997 की बात है। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, अ सेमी ह्यूमनॉइड कंप्यूटर वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 22 जनवरी 2020 फॉर द मैन्ड गगनयान मिशन हुज नेम वाज। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारे इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कौन सा रोबोट बनाया था? ठीक है, किस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च डेट भी याद रखना, 22 जनवरी 2020। ठीक है, तो इसका सबको पता है, वॉर मित्रस के बारे में हम लोगों को ज्यादा डिस्कस करना नहीं, 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट करेक्टली यूज्ड फॉर एआई। तो इसमें से दी गई भाषा में से कौन सी आमतौर पर एआई के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती? ये 4 लैंग्वेज में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि एआई की लैंग्वेज नहीं है? ये एआई बनाने के लिए हम उस कंप्यूटरिंग लैंग्वेज का या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड आंसर मिल रहे हैं लोगों के। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज नहीं है? पार लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो पार लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज को हम लोग एआई बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, बाकी की 3 लैंग्वेज कौन कौन सी है? लिस्प, प्रोलॉन्ग और पाइथन। पर अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादातर जो एआई से रिलेटेड हमारी चीजें हैं उसको किस लैंग्वेज में बनाया जाता है, तो 2 लैंग्वेज है जो कि आमतौर पर यूज की जाती है एआई में, एक है पाइथन और एक है आर लैंग्वेज। ठीक है, ये 2 लैंग्वेज जो है वो कैसी लैंग्वेज है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है किसके लिए बनाने के लिए? एआई बनाने के लिए। कौन सी? एक है पाइथन और दूसरी कौन सी है? सिंपल आर लैंग्वेज, उसको आर लैंग्वेज के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, पर उसमें भी आप दोनों में से पूछो कि दोनों में से भी कौन सी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो पाइथन की जाती है। ठीक है, पाइथन क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल आप बोल सकते हो कि कैसी है, वर्सेटाइल लैंग्वेज है। आपको जैसे भी चाहो उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो बोल सकते हो कि उस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। मैंने आपको बताया था C++ को प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं है, जैसा हमको चाहिए वैसा उसको प्रोग्राम करने में बहुत टाइम लग जाता है। पर अगर पाइथन को आप सही से यूज करो तो पाइथन कैसा एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, आप अपने हिसाब से उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से हम लोग देखें तो जो पार लैंग्वेज है वो पार लैंग्वेज क्या है? एक तरीके की ऐसी लैंग्वेज है जो कि एआई में इस्तेमाल नहीं होती। बाकी की हमने देखी लिस्प, प्रोलॉन्ग भी इस्तेमाल होती है और पाइथन और आर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ज्यादातर पाइथन और आर होती है और उन दोनों में भी आप देखो तो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है? पाइथन। अब ये लिस्प और जो प्रोलॉन्ग बची है इसके फुल फॉर्म भी बता दो आप। जो लिस्प है इस लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या होता है और प्रोलॉन्ग का फुल फॉर्म क्या होता है? दोनों का फुल फॉर्म बताओ आप। ये जो लिस्प और प्रोलॉन्ग लैंग्वेज है उन लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एक का तो आ गया लिस्प का, दूसरे का थोड़ा सा गलत बता रहे हो। एक शब्द सही है पर लैंग्वेज नहीं है। प्रोलॉन्ग में प्रो का मतलब तो प्रोग्रामिंग है और LOG का मतलब लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे लिस्प जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, और प्रोलॉन्ग का जो फुल फॉर्म है, प्रोलॉन्ग का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है, लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ से अगर लैंग्वेज का आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो याद रखना कि C++ का तो आप देख लोगे, जावा का देख लोगे, यहाँ से एआई वाली कौन सी चीज है? लिस्प वाली है। तो लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। और प्रोलॉन्ग का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रो में PRO क्या है? प्रोग्रामिंग, LOG क्या है?
लॉजिक, लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये चीजें याद रखना फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्नोलॉजी। तो कृष्ण विद्या दर्शन में नापने की तकनीकों में किसका, एआई में किसका सहयोग लिया जाता है? किस चीज का सहयोग नापने में ही होता है इसमें? ठीक है, मेजरमेंट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्नोलॉजी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि एआई किस तरीके से बनेगा या एआई किस तकनीक पे काम करता है, वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप लोगों ने देखा है ना कि एआई क्या करता है, एक तरीके का सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है। अगर उसको कोई भी आप प्रोग्राम दोगे या आपको उसको कुछ सिखाओगे तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, उन रूल्स के हिसाब से वो सीखता है। उन सेट ऑफ रूल्स को क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आपने कभी भी देखा हो तो एआई में हमेशा देखा है कि ये एआई जो है वो किसके ऊपर काम करती है? एल्गोरिथम के ऊपर। तो ये शब्द सुना होगा आपने, नहीं सुना तो ये चीज याद रखना कि एआई जो है वो एक तरीके के एल्गोरिथम पे काम करती है। उसके अंदर हमने बचपन में भी सीखा, एल्गोरिथम का मतलब समझते हो ना, कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। ठीक है, जैसे a प्लस बी करना है तो पहले आप प्रोग्रामिंग देखते हो, सी में करते होगे तो नॉर्मल, जैसे अगर a प्लस बी का आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एल्गोरिथम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी आपको करना है तो सबसे पहले a की वैल्यू बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर b की वैल्यू बताना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि आपको कराना क्या है, सम कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है या सब्ट्रैक्शन कराना है। तो हमको क्या कराना है, एडिशन कराना है। तो प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि हमको क्या कराना है, सी की वैल्यू चाहिए जो कि किसके इक्वल होनी चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू बताओगे, जो भी आपको वैल्यू बताना है, फिर जो सी का आंसर है वो क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेट ऑफ एल्गोरिदम होती है कि एल्गोरिदम कैसे काम करती है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि जैसे a प्लस बी हमको वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू बताओगे, v की वैल्यू बताओगे, फिर उसका फंक्शन बताओगे कि दोनों का आपको क्या करवाना है, प्लस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये सेट ऑफ एल्गोरिथम्स रहती है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम्स एक तरीके से क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है। किस लिए काम की जाती है, कि किस तरीके से मशीन काम करेगी, उसके ऊपर किस, मतलब वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, एल्गोरिथम्स के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना इस सारी चीजों की कि जो हमारी एआई है वो ज्यादातर या ज्यादा से ज्यादा किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, अब वो ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप एआई की बात करो, एआई का सब यूनिट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, डीप लर्न, बस बोल सकते हैं मशीन लर्निंग। ये चीज याद रखना थोड़ा सा, आगे की हम लोग देखें तो एआई है। एआई बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड, उसके अंदर क्या आता है, सबसेट के अंदर मशीन लर्निंग आती है। ठीक है, और मशीन लर्निंग के अंदर क्या आती है, हमारी डीप लर्निंग आती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, पर सबसेट्स याद रखना कि एल्गोरिथम एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके अंदर क्या आता है, हमारा मशीन लर्निंग आती है, और मशीन लर्निंग के अंदर क्या आती है, डीप लर्निंग आती है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको याद रखना ये वाली चीजों को। तो इसके अंदर हम लोग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, नॉर्मल, कि कौन एआई में किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नापने के लिए। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एल्गोरिथम्स का। तो एल्गोरिथम्स क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, इतना याद रखना कि सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी वॉज लॉन्च बाय विच बैंक इन नवंबर 2016। तो लक्ष्मी नाम का एक तरीके का बैंकिंग रोबोट है, उस रोबोट का इस्तेमाल किस बैंक ने सबसे पहले 2016 नवंबर में किया था? ठीक है, तो 2016 में किस बैंक ने किया था, सिटी यूनियन बैंक ने। ठीक है, तो सिटी यूनियन बैंक जो कि बोल सकते हो कि एक चेन्नई की ब्रांच थी। ठीक है, कुम बोल सकते हैं कुन्ना कोरम। ठीक है, कुन्ना कोरम एक बोल सकते हो कि वहां की ब्रांच थी, किसकी, सिटी यूनियन बैंक की, जो कि चेन्नई की है। वहां पे इस रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। तो कुन्ना कोरम जो है वहां चेन्नई में स्थित है, सॉरी
ठीक है, तो चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक जो है वहां पे ये रोबोट का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था और उसका नाम क्या रखा गया था? लक्ष्मी। काम क्या था इस लक्ष्मी का? जो भी लोगों की इंक्वायरीज है ना उसको सॉल्व करना। जैसे कि किसी को अगर बोल सकते हो कि मतलब पैसे निकालने हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी बॉट एक तरीके का बना के रखा था। ऐसा नहीं कि पैसे में से निकालता, वो इंक्वायरी बॉट था जो कि इंग्लिश में स्टार्टिंग किया गया था, तो इंग्लिश में ही बात करता था। ठीक है, तो एक तरीके से उन लोगों के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट देखो, वाई विच कंप्यूटर साइंटिस्ट वॉज द चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम क्रिएटेड टू प्ले द चेकर्स गेम। चेस के बारे में जानते हो ना? ठीक है, चेस गेम के बारे में पता है, वैसे का वैसे ही चेकर्स भी एक तरीके का गेम होता है, सेम टू सेम वैसे ही रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में रहता है। बस उसकी जो गोटी रहती है वो गोल्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है, सर्कल की फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो जैसा चेस है जैस का ही बोल सकते हैं कि रिलेटेड एक और गेम है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? चेकर्स के नाम से। तो वो बता के रखा कि कौन से कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक तरीके का प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? चेकर्स ड्राफ्ट बोल सकते हैं प्रोग्राम, जो किस काम के लिए बनाया गया था? चेकर्स को गेम खेलने के लिए। ठीक है, तो आज के टाइम पे आप देखो वो चेस से रिलेटेड आपके एप्स वगैरह आते हैं, गेम्स आते हैं, तो उसमें एक तरीके से सामने कंप्यूटर खेलता है। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे एआई यूज करने लगे। तो जितने भी लोग उस कंप्यूटर के साथ खेलेंगे तो वो क्या करेगा? कंप्यूटर मशीन लर्निंग कर लेगा। मशीन लर्निंग मतलब कि जितने भी उसके अपोनेंट्स खेलते हैं और किस पैटर्न से खेलते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, और उस चीज को ऑब्जर्व करके अपनी आगे की जब किसी के साथ खेलेंगे तो उसको यूज किया जाता है। तो उससे उनकी जो मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, वो स्ट्रांग हो जाती है और कंपटीशन क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज याद रखना कि कोई भी जो मशीन है या एआई कब बनती है या एआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कि कोई भी मशीन में हम लोग क्या करते हैं? एक सेट ऑफ एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया और उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं? नॉर्मली किसी के साथ जब वो लड़े, मतलब बोल सकते कॉम्पीट करेगा, कॉम्पिटिटर का जो भी उसका पैटर्न होगा ना वो उसको सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कोई भी आप स्पोर्ट्स पकड़ लो या कोई भी आप गेम पकड़ लो, अगर आप कैरम खेलते हो तो कैरम खेलने का आपका कैसा टेक्निक है, आप कैसे मारते हो, मतलब कि नॉर्मली आप जब स्ट्राइक करते हो तो किस तरीके से स्ट्राइक करते हो, किस पैटर्न में करते हो, ये सारी की सारी चीज कौन सीखता है? कंप्यूटर सीखता है, जिसके अंदर एआई होता है। ठीक है, और वो सारी की सारी चीजों को जो ऑब्जर्व करता है ना उसको वो डीप लर्निंग में स्टोर करके रखता है, और उस लर्निंग को वो कब यूज करता है? आने वाली स्टेजेस में। ठीक है, तो जितने कंपटीशन के साथ जितने वो गेम खेलता जाएगा उतनी इसकी जो मेमोरी है वो कितनी होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी। और जितनी स्ट्रांग होती जाएगी वो उतना ही क्या होता जाएगा? बेटर आपका गेमर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो एआई इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, वही एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान जब उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है तो एक तरीके का पैटर्न चेक करेगा कि इंसान स्टार्ट जब गेम स्टार्ट कर रहा है तो कैसे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद जब वो फंस गया तो वो किस तरीके से उसको सोचने की कोशिश करेगा, कैसे वो फंसाएगा गेम में। इस तरीके की चीजों को एआई इस्तेमाल करता है, उससे सीखता है, फिर आगे इस्तेमाल करता है। समझ में आ गया एआई का नॉर्मल तरीका? इतना ही समझा था, बाकी तो हम लोग अगर डीप में देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर नॉर्मल तकनीक यही है समझाने की ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो चेकर्स गेम है वो क्या है? हमारा एक तरीके का चेस से रिलेटेड गेम है। किस साइंटिस्ट ने इस प्रोग्राम को बनाया था? तो इसका ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट होता है वो। ठीक है, जो चेकर्स रहता है उस चेकर्स को बोल सकते हैं ड्राफ्ट नॉर्म से भी जाना जाता है। ठीक है, DRAUTGH। अब सबसे पहले बात किसकी बात कर रहे हैं कि ड्राफ्ट जो प्रोग्राम है वो किसने बनाया था? तो बताओ सभी, पता है क्या आंसर किसी ने? ठीक है, तो किसने बनाया था? हमारा क्रिस्टोफर स्टैकली ने। ठीक है, क्रिस्टोफर स्टैकली ने एक तरीके का प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम। पर अगर उसकी नेमिंग देखी जाओ तो किस नाम से जाना जाता था? वो चीनूक नाम से। ठीक है, एक तरीके का प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम क्या था? चीनूक। जो कि एक तरीके का प्रोग्राम था, किसके लिए बनाया था वो प्रोग्राम? गेम खेलने के लिए। कौन सा गेम खेलने के लिए? चेकर्स गेम, जो कि चेस के जैसा होता है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखो, भारत में पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सी रिलेटेड आपका लक्ष्मी से रिलेटेड स्टेटमेंट है? ठीक है, तो लोगों ने बताया कौन सा स्टेटमेंट सही है? सी वाले, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है।
ठीक है, एक बार देख लो क्या बोल के रखा है। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लक्ष्मी कैपेबल ऑफ having live conversation with the customer and question and answer more than 125 topics in the English language। अभी मैंने बताया था एक तरीके का कैसा रोबोट है, कन्वर्सेशन वाला। अगर किसी को भी इंक्वायरी है कि अगर बोल सकते हैं पैसे कैसे निकलेंगे, अगर उस रोबोट से पूछा जाए तो वो आपको बता देगा कि इस वाले काउंटर पे चले जाओ, ये स्लिप भर दो, ये स्लिप भर के आप उसको दोगे तो वो इंसान क्या दे देगा, आपको पैसे जमा कर देगा। तो इस तरीके के जो भी 125 तरीके के जो भी क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे वो उसको इंक्वायरी बोलते उसका आंसर दे सकती थी। ठीक है, जिसको लक्ष्मी नाम से हम जानते थे। और जो भी इंक्वायरी रहती थी वो किस लैंग्वेज में रहती थी, स्टार्टिंग में इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाया गया था। ठीक है, तो आज के टाइम पे बहुत से जो मतलब बोलते हैं ओल्ड एज लोग हैं, या उनको प्रॉब्लम आती है ना कि पैसे कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके की तकनीक को बताने के लिए, ये प्रोसेस को बताने के लिए एक रोबोट खड़ा करा रखा था, जिसका नाम क्या रखा था उन लोगों ने, और किस बैंक में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि चेन्नई की एक ब्रांच। फिर इसको बताया इट वाज लॉन्च इन 2016 बाय सिटी यूनियन बैंक ऑफ कुंभाकुरम। तो ये हमने देखा यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, आर्या से मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो ये आर्या जो है एक तरीके का बोल सकते हैं स्टार्टअप है, एआई से रिलेटेड स्टार्टअप। तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट देके रखे हैं, पढ़ो इनको, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये भी बताओ। ठीक है, तो वो तो आपको दिख गया है, क्वेश्चन दोनों आपको स्टेटमेंट है वो तो सही ही होंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल के रखा है, आर्या इज अ स्टार्टअप फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आर्या है वो एक तरीके का क्या है, स्टार्टअप है, जिसका नाम क्या है, अगर आप नेट पे डाल लोगे तो आर्या.ai। ठीक है, आर्या.ai जो है वो एक तरीके का स्टार्टअप है, किसके ऊपर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आर्या वाज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द टॉप 4 नेक्स्ट जनरेशन टेक सेटअप एट द सिलिकॉन वैली फोरम इन जून 2025। तो जो हमारा आर्या था, उस आर्या को बोल सकते हैं कि अगली पीढ़ी में श्रेष्ठ 4 तकनीकी स्टार्टअप के रूप में शामिल किया गया था। तो जो टॉप 4 स्टार्टअप्स थे हमारे इंडिया के, उनमें से एक स्टार्टअप का नाम क्या है, आर्या। और उसको किसने ज्वाइन किया था, जो सिलिकॉन वैली फोरम है, जो कि हम बोल सकते हैं बेंगलोर में स्थित है, एक तरीके का फोरम बना के रखा है जिसका नाम क्या है, सिलिकॉन वैली फोरम। उसका काम क्या रहता है, रैंकिंग करना कि कौन सा स्टार्टअप बोल सकते हैं कि टॉप पर है, कौन सा आगे जा सकता है, फ्यूचर में काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो उस तरीके की एक फोरम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली फोरम, जो कि बेंगलोर में बोल सकते हैं कि वहां पर है। तो इस तरीके का हमको बता के रखा है ये। चलो ठीक है, थोड़ा पुराना स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूं कि अभी के टाइम पे लेटेस्ट में कौन सा ऐसा स्टार्टअप है जो कि हमारे बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 70 मतलब कंपनीज में अब आप बोल सकते हैं लाई करता है। अभी एआई के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप बोल सकते हैं सेटअप हुए ना, पर उन स्टार्टअप में से सबसे बोल सकते हो कि बोल सकते हैं टॉप पर कौन सा स्टार्टअप है आज की डेट में, करंट में, उसका नाम बताओ। आपने पढ़ा होगा हो सकता है अभी रिलेटेड। वर्ल्ड का भी बताओ, अगर आपको वर्ल्ड का बोल सकते हैं कि एआई मतलब से रिलेटेड ऐसा स्टार्टअप है जो कि वर्ल्ड पे अभी टॉप पे चल रहा है, या फ्यूचर में बोल सकते हैं कि आगे अच्छा डेवलपमेंट करने वाला है। पता है किसी को? तो अभी आपने देखा होगा एक तरीके का, आपने नाम सुना होगा, एक्यूबिट्स नाम का एक स्टार्टअप है इंडिया का, कोची का, केरला का एक स्टार्टअप है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, एआई के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये इंडिया का बोल सकते हो कि बेस्ट स्टार्टअप है जो कि एआई पे बेस्ड है। और एक और बोल सकते हो वर्ल्ड का एक और स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, डीप एल। ठीक है, ये जो स्टार्टअप है वर्ल्ड का बेस्ट स्टार्टअप बोला जा रहा है अभी एआई के फील्ड में। तो ये दो ऐसे नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे इसमें स्टार्टअप के बारे में पूछ लिया गया ना, तो वैसे याद रखना कि अभी के टाइम पे लेटेस्ट ऐसा स्टार्टअप कौन सा जो टॉप पे चल रहा है एआई से रिलेटेड, इंडिया में कौन सा है, एक्यूबिट्स, और दूसरा हमारा कौन सा है, डीप आर, डीप एल। अब कोई बता सकता है जो डीप एल है वो किस कहाँ की कंपनी हो सकती है? ये तो इंडिया की बता दी मैंने आपको। जो एक्यूबेट्स है, डीप एल किस कहाँ की कंट्री लग रही, किस कंट्री का बोल सकते स्टार्टअप लग रहा है, और सोचो।
जर्मनी का, ठीक है, तो ये जर्मनी का स्टार्टअप है, ठीक है। इनके ग्रोथ रेट्स के ऊपर बोल सकते हो कि इनको रैंकिंग दे के रखिए। तो अभी आप देखो तो पिछले 5 साल में एक्यूबिट्स ने भी बहुत ग्रोथ बताई है। ये हो सकता है शायद 2011 में बन गया था ये स्टार्टअप, पर अभी बहुत अच्छे सक्सेस में रेट पे है, तो इसलिए इसको ऊपर रखा है। और डीपीएल भी जो है वो जर्मनी का स्टार्टअप है, वो भी पहले सेटअप हो गया था, पर अभी ग्रोथ रेट उसकी बहुत अच्छी है। अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में एआई टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि एआई एडवांस हो चुकी है, या बोल सकते हैं कि इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो एआई बेस्ड है और अभी टॉप पर चल रही है, जो एआई से रिलेटेड चीजें बनाती है। ठीक है, कंपनीज में बता दो कोई कि कौन सी ऐसी कंपनी है इंडिया की जो एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे डिवाइसेस बना रही है। पता है, अभी मिक्सिंग बोल सकते, मिक्सर ग्राइंडर भी आते हैं उसके, अभी थोड़े से ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, बॉस, ठीक है। जो बॉस कंपनी है वो एक तरीके की कंपनी है जो कि एआई से रिलेटेड जो भी आपके बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बहुत सारी बना रही है और अभी टॉप पर चल रही है। ठीक है, एआई को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है वो अपने डिवाइसेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो कंपनी कौन सी है हमारी, बॉस। देखा होगा आपने बहुत सारे मिक्सर ग्राइंडर आते हैं आज के टाइम पे, या बहुत अभी शायद फैंस वगैरह बनाना भी स्टार्ट कर दिया। देखा है ना कि आजकल एआई पे भी फैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूरा एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। ये वर्ड जरूर याद रखना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आईओटी जो इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि सारी की सारी चीजें जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एआई के ऊपर बेस्ड है। कैसे ले सकते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने अपने कॉलेज में सीखा था, हमारे सर ने बताया था कि कोई भी इंसान है तो नॉर्मल डेली लाइफ में कोई भी इंसान का जो दिन है कैसे स्टार्ट होता है, नॉर्मली कोई भी इंसान उठा, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। कोई भी इंसान सुबह उठेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना क्या कहते हैं नहाने के लिए पानी गर्म करेगा, ठीक है। तो जो उसका पूरा का पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिस घर में वो रह रहा है उस घर में क्या करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग लगी हुई है, तो कोई भी काम उसको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, अगर उसका सुबह 7 बजे उठने का टाइम है तो अपने आप जो मशीन है, गीजर है, वो अपने आप चालू होकर वो क्या करेगा, पानी को गर्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होगा बेसिकली कि उसको कॉफी चाहिए, तो कॉफी की जो मशीन है अपने आप कॉफी उसको बना के तैयार रखेगी, उसको बस पोर करना रहेगा अपने कप में। ठीक है, वहां से वो निकलेगा, सारी की सारी चीजें फंक्शनल करने के बाद उसका जो बोल सकते हैं जब वो कार में बैठेगा तो कार कैसी होनी चाहिए, एयर कंडीशन, मतलब उसमें जो जब भी वो घुसेगा तो अपने आप उसमें जो एसी है अपने आप चालू हो जाएगा, क्योंकि एसी को ठंडा मतलब कार को ठंडा करने में कुछ टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो जैसे ही उसका निकलने का टाइम होगा, जैसे 9 बजे उसका निकलने का टाइम है, तो अपने आप 5 से 10 मिनट पहले अपने आप उस कार का एसी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जाएगा ऑफिस में, जाएगा ऑफिस से जब अपना काम खत्म करके फिर से जब वापसी पे आएगा तो अपने आप उसका जो कार का जो एसी है वो अपने आप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है वो सेम टू सेम उसकी चलती रहेगी। तो ये क्या है, पूरा का पूरा जो चीज है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो किसको इस्तेमाल कर रही है, एआई को इस्तेमाल कर रही है। तो फ्यूचर में यही होने वाला है, किसी इंसान के पास इतना टाइम नहीं होगा कि खुद के लिए कॉफी बना ले, गीजर चालू कर दे, क्योंकि गीजर को चालू करने में भी 5-10 मिनट चाहिए, मतलब चालू करके आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा आने वाली फ्यूचर में देख लेना, यही चीज होने वाली है, सब चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर रिवॉल्व करेंगी। हम लोगों को कोई काम करना नहीं पड़ेगा, पूरी काम अपने आप हो जाएंगे। आज के टाइम में भी हम लोगों ने देखा है, अभी आने लगी है ये टेक्निक्स। क्या अभी नॉर्मली फोन से होती है कि जैसे अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं और मेरा निकलने का टाइम है तो मैं नॉर्मली अपने फोन से एक कमांड देकर अपने कार का एसी स्टार्ट कर सकता हूँ। इस चीज के बारे में सुना है ना, तो ये नॉर्मल सी चीजें अभी चल रही है। आने वाली फ्यूचर में आपको और एडवांस चीजें देखने को मिलेगी, जो सब चीजें किसके ऊपर इवॉल्व करेंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। ये शब्द याद रखना, ठीक है, एआई बेस्ड में। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने चीजें देखी। आर्या स्टार्टअप के ऊपर बात की, तो आर्या डॉट ए आई एक तरीके का स्टार्टअप है जो बोल सकते हैं 2017-18 में टॉप 4 में आया करता था, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता था और एक तरीके की डीप लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता था। ठीक है, इतना ब्रीफ में नहीं बता रहा हूँ पर याद रख लो। फिर इसके बाद अभी का बोल सकते हैं टॉप, मतलब कि जो ग्रोथ रेट जिस स्टार्टअप की अच्छी है हमारे इंडिया में, जो टॉप पर चल रहा है स्टार्टअप की फॉर्म में, वो एक्यूबिट्स है, और वर्ल्ड की फॉर्म में देखोगे तो डीपीएल है जो जर्मनी का स्टार्टअप है। फिर कंपनी की बात करता हूं कि ऐसी कौन सी कंपनी है इंडिया में जो कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजें बना रही है, तो वो कौन सी कंपनी है, बॉस कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वाज कंट्रीब्यूट टू द क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक एआई प्रणाली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
कौन कौन सी फील्ड का इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस फील्ड का चाहिए? इसमें एक फील्ड तो देके ही नहीं रखी, अगर वो फील्ड नहीं होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ये तीन चीजें तो है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड कौन सी है एआई से रिलेटेड? हाँ, डी डी ठीक है आंसर। अब मेन चीज बताओ, कौन सी फील्ड है जिसके बिना एआई कोई काम का ही नहीं है? ठीक है, तो मेन चीज कौन सी है हमारी? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आईटी आईटी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पे तो सबसे पहली चीज फिलोसफी का भी इस्तेमाल एआई में होता है। अब बोलोगे सर फिलोसफी का क्या काम है, तो फिलोसफी और सोशोलॉजी क्या सिखाती है? सोशोलॉजी ये बताती है कि ह्यूमन किसी भी कंडीशन में सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, वो चीज कौन सीखेगा? एआई सीखता है। तो जब भी कोई रोबोट को आप साथ में लेके चलोगे और वो आप देखोगे कि आप किस तरीके से ग्रीट करते हो, जैसे कि आप घर से बाहर निकलते हो तो अपने मोहल्ले के लोग मिल गए तो आप ग्रीट करोगे ना, उनको नमस्ते करोगे या कुछ भी आपको जो बोलना है उस तरीके से आप बिहेव करोगे। तो सोशियोलॉजी और फिलॉसफी भी बोल सकते हैं कि हमारा एआई का एक पार्ट होता है। वो रोबोट को बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज सोशियोलॉजी बताएगी। और फिलॉसफी मतलब कि ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है, कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है, टफ वाली सिचुएशन है, तो वो गुस्सा होगा या खुश होगा। ये चीज भी कैसे सीखेगी? मशीन सीखेगी ना कि अगर इंटेंस सिचुएशन है तो इंसान कैसा हो जाएगा? गुस्से में आ जाएगा। और अगर बोल सकते हैं कि कोई अच्छी सिचुएशन है या वो कोई भी बोल सकते हैं कि एक जोक पास हुआ तो उस पर हंसोगे ना, कि सीरियस फेस बना लोगे। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे सीखता है? एआई सीखता है। अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले कोई सी मूवी आई थी एआई के ऊपर, पता नहीं कौन सी थी, नाम भूल गया मैं, पर उसमें बता के रखा था कि वो जो रोबोट है उसने नॉर्मल ह्यूमन के साथ रहना सीखा और पूरी की पूरी चीजें वो ऑब्जर्व कर रही थी, कि कोई भी जोक पास हुआ तो जोक पे हंसना रहता है। ठीक है, कोई इंटेंस सिचुएशन है तो उसमें चुपचाप बैठना रहता है, या मतलब बोल सकते हैं कि कोई अगर वो चीज हुई तो वो सारी की सारी चीजें को वो क्या करती है? रोबोट ऑब्जर्व करती है। ठीक है, कोई सी मूवी आई थी, तो इस तरीके से हमको चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो एआई जो रोबोट रहता है वो सारी की सारी चीजों को समझेगा। ठीक है, फिलॉसफी में क्या होगा? हमारी फिलॉसफी ह्यूमन माइंड को सोचने की कोशिश करेगा कि वो किस तरीके से सोचता है। ठीक है, सोशियोलॉजी मतलब कि किस तरीके से बिहेव करता है। बायोलॉजी मतलब कि हमने देखा है कि बिल्कुल जो रोबोट है बिल्कुल ह्यूमन की तरह हम लोगों को बनाना रहता है, उसके भी पैर हाथ ये सारे के सारे कैसे बनाए जाते हैं? ह्यूमन को देख के बनाए जाते हैं। ठीक है, दो हाथ है तो मशीन रोबोट में भी दो ही हाथ होते हैं, दो पैर है तो दो पैर ही होते हैं। तो बायोलॉजी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। और सबसे मेन चीज किस फील्ड में हमारा जो एआई इस्तेमाल होता है, मतलब जिसके बिना बन नहीं सकता, वो कौन सा हमारा फील्ड? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आईटी। इस सबको प्रोग्राम कौन करता है? सीएसई करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को देखी तो उपयुक्त में सभी। तो याद रखना, अगर इन सारी की सारी सभी चीजों का इस्तेमाल होता है हमारा एआई में, या आप सोचो कि बस कंप्यूटर साइंस से ही आपका एआई बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसका नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इंसान की जो जो चीजें हैं ना, वो कौन अडेप्ट करता है? एआई अडेप्ट करता है। और फिर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग चीजें हैं, वो उसमें डिस्टिंग्विश करती है कि कौन सी चीजों को डीप लर्निंग में लेना है और कौन सी मशीन लर्निंग में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेयर वाज द रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ऑफ 2020 ऑर्गेनाइज्ड? तो एक तरीके का बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल एआई समिट हुआ था 2020 में, पर ये हो नहीं पाया था कोविड के कारण। मतलब बोला गया था कि यहाँ पे होगा पर हुआ नहीं था। ये एक तरीके का बोल सकते हो वर्चुअल समिट हुई थी। मतलब आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर के ऊपर, मतलब जूम कॉल पे ये समिट हुई थी। पहले कहाँ पे बताया गया था कि ये कहाँ पे होगी? ठीक है, तो कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में। बोला गया था कि ये जो समिट है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगी, पर कोविड के कारण ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी। और कैसी समिट हो गई थी? वर्चुअल समिट, मतलब कि जूम कॉल पे इस समिट को कराना पड़ा था। पर इसको कराने वाली, मतलब इसको करवाया किस डिपार्टमेंट ने था? कौन सी मिनिस्ट्री और कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो इससे रिलेटेड था? इसको ऑर्गेनाइज कराने का जिम्मा किसने लिया था? बताओ सभी। दो डिपार्टमेंट्स थे जो कि मिलके उन लोगों ने इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया था। 2020 की बात कर रहा हूं मैं। अब सिंपल सा मैंने बता दिया कि अगर मिनिस्ट्री की बात है तो कौन सी मिनिस्ट्री इस तरीके की समिट को करवाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट। आईटी वही तो कराएगी, और कौन कराएगा? तो मिनिस्ट्री तो इन्वॉल्व थी। ठीक है, और इसके साथ में एक और डिपार्टमेंट था जो कि ज्वाइन करके उन्होंने इस समिट को बनाया था। वो कौन सा था? ठीक है, कौन सा था? नीति आयोग। ठीक है, तो इन दोनों ने ऑर्गेनाइज कराया था।
ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आई नीति आयोग ने मिलकर कौन सा सबमिट कराया था, हमारा रिस्पॉन्सिबल आईटी वो एआई सबमिट हुआ था, जो 2020 में हुआ था। हो नहीं पाया था, पर वर्चुअली भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, अब लेटेस्ट में अभी भी आपने देखा होगा कि 2024 में भी ये होने वाला है। ठीक है, एक तरीके से याद रखना, ये ग्लोबल सबमिट होता है, इंडिया के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करता था, मतलब कराया था, पर इसमें पूरे ग्लोबली लोग जो रहते हैं वो सबमिट में प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी जो बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई सबमिट 2024 होने वाला है, वो कहां पर होगा, किस जगह पे होगा, बताओ सभी। किस कंट्री में होने वाला है या किस सिटी में होने वाला है, अभी रिलेटेड बोल सकता है ये करंट का इश्यू है ये। कोई, कहां पर होगा, ये यूके में होगा, लंदन में। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबल एआई समिट है 2024 का, वो कहां पर ऑर्गेनाइज होगा इस बार, लंदन यूके में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सही डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर मेकिंग एन इंटेलिजेंट मशीन, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू द मशीन, या प्रोग्रामिंग विथ वंस ओन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्या करता है, हमने एआई के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया भी था, किस तरीके से एआई काम करता है, हमारी इंटेलिजेंस को यूज करता है कि कोई भी चीज अगर हमने की है तो उस चीज को वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद ऐसी चीजें जैसे हमने बताई वैसे ही 10 लोगों की अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करता है वो। ठीक है, तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है हम लोगों को, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू द कंप्यूटर। तो कैसे सीखता है ये, एल्गोरिथम के बेसिस पे, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करवाओगे इस रोबोट को वो उतना सीखता चले जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग योर नॉलेज इनटू अ कंप्यूटर, इस चीज को हम लोग एआई से डिफाइन कर सकते हैं। और एआई का प्रॉपर अगर आप बोल सकते हो कि डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एआई की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एआई क्या करता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एक तरीके का बोल सकते हैं कि हमारा डिवाइस एआई क्या है, एक तरीके का अनेबल्स करता है किस चीज को, कंप्यूटर को, टू स्टेमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइसेस। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन की इंटेलिजेंस है और किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करता है हमारा ये। ठीक है, ये दो चीज याद रखना, एक हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, ये एआई जो है वो दो चीजों पे ज्यादा स्टेमुलेट करता है, कोई भी मशीन किस चीज पे ज्यादा फोकस करती है, एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ठीक है, इन दो चीजों को बोल सकते हैं एआई से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट द एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प। ठीक है, तो जो लिस्प लैंग्वेज है हमने देखा था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो लिस्ट प्रोसेसिंग जो है वो आपकी किसने बनाई थी, किसने डेवलप की थी, किसके द्वारा बनाई गई थी लिस्प लैंग्वेज। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाई गई थी, जॉब मैट बार्टी के कारण बनाई गई थी, किस ईयर में बना दी थी इन्होंने, 1960 में बना दी थी। ठीक है, उस टाइम पे ये किस में काम करते थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये चीज याद रखना, जो लिस्ट है, लिस्ट प्रोग्रामर जो प्रोसेसिंग है, वो जो लैंग्वेज है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, जॉन मैकार्टी के द्वारा, किस ईयर में, 1960 में। ठीक है, जब वो एमआईटी के लिए काम करते थे। क्लियर हो गया, तो याद रखना कि जो हमारे फादर ऑफ एआई थे, उन्हीं ने कौन सी लैंग्वेज को बनाया था, लिस्प लैंग्वेज को बनाया था।
नेक्स्ट देखो, विच इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू स्टार्ट बीटेक इन एआई। ठीक है, तो पहले बीटेक मतलब बोल सकते हो बीटेक या हमारे इधर बी जिसको बोला जाता है, उसको स्टार्ट करने वाली कौन सा इंस्टीट्यूट था कंट्री में, सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो सबसे पहले किसने इस्तेमाल स्टार्ट किया था, किस आईआईटी ने स्टार्ट किया था बीटेक एआई में, तो वो हैदराबाद का था। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद का किस ईयर में उसने स्टार्ट कर दिया था? 2019-20 में स्टार्ट हो गया था ये। ठीक है, आपने देखा होगा कि बीटेक जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, मैकेनिकल में होता है, इलेक्ट्रिकल में होता है, कंप्यूटर साइंस में होता है, आईटी में नहीं होता। ये चीज़ याद रखना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आप बोल सकते हो एनआईटी हुए, आईआईटी हुए, वो जो इंजीनियरिंग है वो कंप्यूटर साइंस में कराते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कभी भी इंजीनियरिंग नहीं होती। ठीक है, तो जो हमारा बोल सकते हो उसमें ब्रांच ही नहीं होती कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो आईआईटी में बोल सकते हो सीएस का डिपार्टमेंट मतलब बीटेक कराया जाएगा। बीटेक भी किस में? एक हमारा बोल सकते हो सीएस में, और सीएस में भी हम कौन सा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करेंगे? एआई में। ठीक है, एक तरीके का स्पेशलाइजेशन अगर आप समझते हो तो स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट को चूज करना रहता है। तो बीटेक में एआई का सबसे पहले इस्तेमाल स्पेशलाइजेशन करना कौन सी आईआईटी ने बताया था, मतलब स्टार्ट किया था? तो आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, किस ईयर में कर दिया था? 19-20 के सेशन में स्टार्ट हो गया था ये। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ एआई सिचुएटेड। तो जो हमारा एसोसिएशन फॉर द एडवांस एआई है उसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? हम ट्रिपल एआई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हमको कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, तो कहाँ पर देखने को मिलता है हमको ट्रिपल एआई का मुख्यालय? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और किस ईयर में बन गया था ये? 1979 में, तो याद रखना। तो एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय, या हमको बोल सकते हो कि जो मेन सेंटर है वो कहाँ पर देखने को मिलता है हमको? वॉशिंगटन डीसी में। और ये एसोसिएशन वो था किस ईयर में बन गया था? 1979 में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नियॉन विच इज डिस्कस रिसेंटली। तो जो नियॉन शब्द है वो किससे रिलेटेड है? एआई ह्यूमन से, एआई एनिमल से, एआई स्पेस से, एआई कार से? नियॉन जो है वो किससे रिलेटेड है? एआई एनिमल से है या एआई ह्यूमन से है? कि एआई एनिमल बता रहे हैं लोग बाग। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, इसका शब्द का मतलब देख लो तो बता ही देखो। नियो जो है उसका मतलब क्या बता के रखा है? न्यू। ठीक है, और जो एच शब्द है वो कहाँ से आया है? ह्यूमन से। ठीक है, तो जो नियॉन शब्द है वो किससे बना है? न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू। और एन जो शब्द है वो कहाँ से बना है? ह्यूमन से निकला है, आखिरी के वर्ड से। तो ये एक तरीके का क्या है? एआई ह्यूमन है, या बोल सकते हो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन है। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल ह्यूमन कौन सा है? नियॉन है। इसको बनाया किसने था? कौन सी कंपनी थी? सैमसंग की एक कंपनी, सैमसंग की जो स्टार लैब है उसने बनाया था। ठीक है, और इसको बनाने वाले जो इंसान थे वो इंडिया ओरिजिन के थे, उनका नाम क्या था, कोई बता सकता है? प्रणब मिस्त्री। ठीक है, तो प्रणब मिस्त्री एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सैमसंग की स्टार लैब में पहला आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था? नियॉन रखा था। क्या रखा था?
और नियॉन का मतलब अब मैंने बताया कि नियो का मतलब होता है न्यू, और जो ह्यूमन है, ह्यूमन के आखिरी वर्ड से क्या लेके रखा है, एन लेके रखा है, तो वो कंप्लीटली क्या बन गया, नियॉन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एलेक्सा इज एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट ऑफ विच कंपनी। तो जो एलेक्सा है वो किसका वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, का यूज करते होगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, चलो यूज करते हैं। अब बाकी के तीन के और बताओ। माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट कौन सा है, एप्पल का भी पता ही होगा, एप्पल का तो सिंपल सा है। सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट का बता दो चलो। एप्पल का पता है ना सबको, कौन सा है। ठीक है, हे सीरी। और आपका गूगल का भी पता होगा, गूगल का क्या है, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, और अभी के टाइम पे एक नया आप बोल सकते वॉइस असिस्टेंट आया, उसका नाम क्या है। अभी चेंज हो गया, अब आपके फोन में जब भी आएगा तो गूगल असिस्टेंट नहीं आएगा, एक और नया आएगा। क्या बोला, नहीं है, एक और नया बोलने लगा, अभी अपडेट भी आया होगा आपके फोन में। जेमिनी है। ठीक है, तो वो अभी जो गूगल में इस्तेमाल होता, पहले गूगल असिस्टेंट होता था, अभी जेमिनी आने लगा है। ठीक है, अपडेट आया होगा आपके पास, देख लेना। ठीक है, तो जो पहले गूगल असिस्टेंट था अभी उसका नाम क्या हो गया, जेमिनी रखा है, पर वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके कारण बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि हमारे जो पिचाई है, सुंदर पिचाई है, उनको बहुत ज्यादा हेट मिला है इस चीज से रिलेटेड, क्योंकि इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं निकला ये। ठीक है, तो एप्पल का पता है सीरी, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का लगभग थोड़ा सा सही बताया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, कॉर्टोना है, कॉर्टेना। ठीक है, कॉर्टेसा नहीं है, कॉर्टेना है। फिर एप्पल का हम लोगों को पता है क्या है, सीरी। और सैमसंग का सबको पता है बिक्सबी। ठीक है, तो ये सब सारी की सारी कंपनी जो फेमस कंपनी है ना, उन फेमस कंपनीज का क्या है, ये वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। तो जब से पहले हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते तो गूगल असिस्टेंट आता था, अब जेमिनी इस्तेमाल होने लगा अपडेट में। अब नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है हमारा, कॉर्टेना। फिर एप्पल का पता है सबको सीरी, और आपका सैमसंग का क्या आता है, बिक्स भी आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्चुअल असिस्टेंट हैं हमारे सारे फेमस कंपनीज के। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर एंड ब्लेड रनर। ये तीनों शब्द किससे रिलेटेड है, मैट्रिक्स, टर्मिनेटर और ब्लेड रनर। क्या है ये तीनों एक तरीके की। ये तो लोगों को पता है भैया, लोगों ने देख रखी है। तो जो मैट्रिक्स है, टर्मिनेटर है और ब्लेड रनर है, वो एक तरीके की क्या है, एआई बेस्ड मूवीज है, जो कि एआई से बनी थी। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा अवतार भी आई थी, तो अवतार 2 में भी बोल सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल किया गया था। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर में किस तरीके से एआई, मतलब कि उस वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। जो भी एक ग्राफिक डिजाइनर रहता था, पूरे के पूरे ग्राफिक्स को सेट करता था, अब उसका जो काम है वो पूरा का पूरा काम कौन करने लगा, एआई करने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो जॉब्स है वो मतलब खतरे में बोला जा सकता है। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये जो तीनों चीज है वो किससे रिलेटेड मूवीज हैं, जो कि किसके ऊपर बनी हुई है, एआई के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट देखो, डीप माइंड विच इज रिलेटेड टू एआई इज रिलेटेड टू विच कंपनी। तो मैंने बताया था आपको कि डीप लर्निंग है, वैसे डीप माइंड भी एक तरीके का वर्ड है, डीप फेक भी एक तरीके का वर्ड है, पर यहाँ पे डीप माइंड की बात हो रही है। तो जो डीप माइंड है वो उसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, किस कंपनी से रिलेटेड है हमारा।
ठीक है, तो किसका सब्सिडरी है, बोल सकते हैं हमारे गूगल का। और गूगल का भी बोल सकते हैं कौन सी कंपनी है जो कि इसके ऊपर काम करती है, तो गूगल डीप माइंड। ठीक है, गूगल डीप माइंड एक तरीके की किसकी सब्सिडरी कंपनी है, गूगल की, जो कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, डीप माइंड से रिलेटेड या डीप लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके का किसका इस्तेमाल करती है, हमारा जेनी एआई के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, ज्यादा याद न रखना, जो जेनी एआई है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये हमारी टेक्नोलॉजी वो क्या है, बेस्ड है। और जो जेनी एआई है वो किसके ऊपर रिलेटेड है, जीएआई के ऊपर। ठीक है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी से हमारे कौन सी चीजें रिलेटेड है, गूगल डीप माइंड रिलेटेड। ठीक है, इतना याद रखना कि जो जीएआई है ना, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी। ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट है। और एक और आपका बोल सकते हो कि डीप फेक्स करके एक बोल सकते हैं, अभी चीजें आना स्टार्ट हो गई है। डीप फेक नाम का भी आपने शब्द इस्तेमाल, चीज मतलब इसका इस्तेमाल भी आपने देखा होगा। तो हम लोगों की जो चैट जीपीटी है वो भी किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस रहती है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, और जो डीप फेक्स है वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट। अब डीप फेक चैट जीपीटी का तो आपको पता है किस तरीके से काम कर रही है, मतलब कि बेसिकली उसने इतना काम कर लिया, या मतलब बोल सकते लोगों की एल्गोरिथम सीख लिया कि वो सारी की सारी चीजों का आपको इनपुट दे देती है। अब डीप फेक्स जो नया शब्द है उसका मतलब क्या है, वो क्या करती है, बोल सकते हो कि फेक इमेजेस, फेक वीडियोस, फेक ऑडियोज बना सकती है, उसको मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, तो डीप फेक्स जो है वो एक तरीके का क्या है, एक डिवाइस है, या बोल सकते हो कि एआई है, जो कि किस किस तरीके की चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है, इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकती है, वीडियोस को मैनिपुलेट कर सकती है, और साथ में ऑडियोस को भी मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, तो ये डीप फेक्स का याद रखना है, तीनों चीजों के ऊपर मतलब फेक आइडेंटिटी बना सकती है, या किसी को भी रिप्लेस कर सकती है एक दूसरे के थ्रू। ठीक है, तो ये करंट में था, ये याद रखना। तो हमने यहाँ से क्या देखा, जो गूगल डीप माइंड है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, जेनी एआई या जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज के टाइम पे हम लोग जो चैट जीपीटी या डीप फेक्स जो देख रहे हैं वो भी किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, ऐसे आप देखोगे तो तीन अलग अलग तरीके के बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसमें से एक हमारा कौन सा है, जेनरेटिव एआई है। ठीक है, बाकी दो इतना रेलेवेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर हुआ ये चीज। Which of the following state government declared 2020 as the year of AI? तो किस राज्य सरकार ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया था, कौन सा था वो, ठीक है, तो कौन सा स्टेट था वो, तेलंगाना था। तो तेलंगाना की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उस स्टेट गवर्नमेंट ने किसके साथ हाथ मिलाया था, नीति आयोग के साथ। और जो भी नए तरीके के स्टार्टअप्स वो लोग ऑर्गेनाइज करा मतलब खुलवा सकते हैं, वो उस पर कोशिश की। या एआई से रिलेटेड जो जो डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है उससे रिलेटेड कंपनीज भी उन्होंने ओपन करी थी, किसके साथ बना के, स्टेट गवर्नमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप की थी, नीति आयोग के साथ। ठीक है, तो एआई को वो बहुत ज्यादा, जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट थी वो एआई को बहुत ज्यादा क्या कर रही थी, एडवांसमेंट में, मतलब अपनी स्टेट में बहुत सारी कंपनीज बनाना चाहती थी जो कि एआई बेस्ड हो। ठीक है, या एआई से रिलेटेड चीजों को बनाती है। नेक्स्ट देखो, विच कंपनी एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट इज सीरी। तो पढ़ लिया हम लोगों ने, सीरी किसका वॉइस असिस्टेंट है। अब देखो एक चीज और याद रखना, ये जो आपकी वॉइस असिस्टेंट है ना, वो उन्हीं की कंपनी का सर्च इंजन इस्तेमाल करती है। सर्च इंजन के बारे में भी याद रखना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एआई कौन सा था, वर्चुअल असिस्टेंट क्या था, कॉर्टेना। वो कॉर्टेना जो है वो किस तरीके की सर्च इंजन को इस्तेमाल करता है, बिंग को इस्तेमाल करता है। वो चीज याद रखना कि जो आएगा माइक्रोसॉफ्ट है वो किस तरीके का सर्च इंजन को इस्तेमाल करता था, विंग को। एप्पल किसको इस्तेमाल करता है, सफारी को। ठीक है, तो उसका सर्च इंजन कौन सा है, सफारी है। ठीक है, और सैमसंग किसको इस्तेमाल करता है, वही गूगल ही है। इसका पार्टनरशिप, आपका पेड पार्टनरशिप, आप जब सैमसंग के फोन चलाओगे तो उसमें गूगल का ही मिलेगा आपको, गूगल क्रोम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अमेजन वगैरह की तो हम लोग अमेजन पे तो इतना फोकस नहीं कर सकते, पर इनका सर्च इंजन याद रखना, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विंग को इस्तेमाल करता है, गूगल को इस्तेमाल नहीं करता। एप्पल जो है वो गूगल को इस्तेमाल नहीं करता, किसको इस्तेमाल करता है, सफारी को। और जो सैमसंग के डिवाइसेस रहते हैं उसमें गूगल क्रोम इनबिल्ट आता है, तो गूगल का ही इस्तेमाल करता है वो।
ठीक है, तो सर्च इंजन भी याद रखना, कौन कौन से सर्च इंजन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली क्रिकेटर कपिल देव हैज इन्वेस्टेड मनी इन विच एआई टेक कंपनी। ये थोड़ा पुराना हो गया पर पढ़ लो। कपिल देव के बारे में सुना है ना सबने, तो जो कपिल देव है उन्होंने कौन सी एआई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी पे इन्वेस्ट किया था। ठीक है, कौन सी कंपनी थी ये, हार्मोनाइजर इंडिया। ठीक है, तो हार्मोनाइजर इंडिया एक तरीके का एआई स्टार्टअप था, उसमें किसका इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलता है, कपिल देव का। अब दो फेमस लोगों के बारे में और बात कर लो, वो एआई से रिलेटेड नहीं है पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो फेमस क्रिकेटर्स के नाम बता सकते हो कोई, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। विराट कोहली और एक और। ठीक है, तो ये दोनों से रिलेटेड भी चीजें याद रखना। अब सबसे बात कर लेते हैं, तो सबके भगवान के बात कर लेते हैं, एमएसडी की। तो एमएसडी ने अभी रिसेंटली की बात करते हैं, तो रिसेंटली एक कंपनी है जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी का नाम क्या है, अभी ट्रेंड में चल भी रहा था, उनका गाना नहीं आया था, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक साइकिल से रिलेटेड कंपनी है, तो उसका नाम क्या है। वो पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी पूछे जा सकते हैं। बताओ, नाम बताओ उसका। वो गाना भी तो आया था, कौन सा था, बोले जो कोयल गा उसमें, बागों में। वो भी बोल सकते हैं कि पहले एआई के थ्रू उनकी आवाज से बनाया गया था, पर बाद में उन्हीं ने गा के पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट बनाया था। वो किस साइकिल का या किस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था, क्योंकि रिसेंट में ही हुआ है वो चीज। क्या था उस कंपनी का नाम, पता है किसी को, या पढ़ लिया करो ये। ठीक है, तो कोई किस तरीके की था, एक इलेक्ट्रिक साइकिल में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, या इन्वेस्टमेंट था उस इलेक्ट्रिक साइकिल की कंपनी का, क्या नाम था उसका, ई मोटो रेड। ठीक है, तो हमारे जो एम एस धोनी है उन्होंने रिसेंटली किस तरीके के स्टार्टअप या किस तरीके की बोल सकते कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो एक इलेक्ट्रिक साइकिल की कंपनी है, उसका नाम क्या है, ई मोटो रेड। और एक और कौन रहेगा हमारे, वीके रहेगा, विराट कोहली रहेगा। तो विराट कोहली ने रिसेंटली एआई से रिलेटेड नहीं है पर एक कंपनी है गो डिजिट नाम की, उस डिजिट में अभी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं आता पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्लियर हो गया। रोहित शर्मा से रिलेटेड नहीं आ रहा भैया, रोहित शर्मा वाले पे जो फैन है गुस्सा मत हो जाना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे कपिल देव की बात हुई थी, तो एमएसडी से रिलेटेड अभी करंट में जो बोल सकते हैं कि एक कंपनी में उन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था जिसका नाम क्या है, ई मोटो रेड। अभी उनका एडवर्टाइजमेंट भी आया था। और एक बोल सकते हैं विराट कोहली ने रिसेंट में किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो गो डिजिट नाम की एक कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया। क्योंकि विराट कोहली बोलोगे तो ज्यादातर उनका जो इन्वेस्टमेंट है टेक्निकल चीजों से ज्यादा उनका फैशन और जो बोल सकते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट जो साइकिल्स रहती है ना, चेन्स रहती हैं, उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, एक उनकी क्लोथ कंपनी है व्रॉन करके, आपने देखा हो मिंत्रा पे बहुत सारी चलती है, तो व्रॉन उनकी एक कंपनी है। ठीक है, फिर बोल सकते हैं कि एक 1-8 करके भी उनकी कंपनी है, फिर रेस्टोरेंट्स की उनकी बहुत सारी चेन्स चलती है, तो उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है। ठीक है, और एमएसडी को ज्यादातर टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रिक वो से बाइक से रिलेटेड आप देख लोगे, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड देख लोगे, या खेती वगैरह से रिलेटेड आपने देखा होगा, तो वो सारी की सारी चीजों में देखने को मिलता है। अब एक एआई रोबोट है सैम विच वाज इन डिस्कशन इन द 2019 इज रिलेटेड टू विच कंट्री। जो सैम एक तरीके का बोल सकते हो कि रोबोट है, वो किस कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है ये सैम फिर एक तरीके का, ठीक है, वर्चुअल पॉलिटिशियन के नाम से जाना जाता है कि एक ये जो बोल सकते हैं न्यूजीलैंड है, उस न्यूजीलैंड ने एक वर्चुअल पॉलिटिशियन बनाया था। ठीक है, वर्चुअल पॉलिटिशियन मतलब एक पॉलिटिशियन बना दिया था पर जिसका काम वो क्या कहता है एक तरीके का रोबोट था। क्यों बनाया था, क्या काम था इसका बेसिक, क्या इंपॉर्टेंस था इसका, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जीतने के लिए क्या करते हैं, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन है अगर इलेक्शन है तो कुछ ना कुछ वादे तो करेंगे, तो वादों को पूरा कर पाते हैं क्या, तो नहीं कर पाते। तो इसलिए न्यूजीलैंड के बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी ने एक तरीके का वर्चुअल पॉलिटिशियन बनाया था। किस चीज के लिए, गैप को फिल करने के लिए, एक तरीके का जो गैप बना रहता है,
गैप को फिल करने के लिए, किस चीज के लिए, कि जो वोटर्स रहते हैं और जो पॉलिटिशियंस के जो प्रॉमिस रहते हैं उसको फिलअप किया जाए। ठीक है, तो जो पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिसेस को पूरा करा जाए, क्योंकि वोटर्स से उन्होंने कुछ प्रॉमिस किए, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो गैप फिल होता है उसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, एक वर्चुअल पॉलिटिशियन बनाया था जिसका नाम क्या था, सैम रखा था। अब सैम का फुल फॉर्म सोशली एनिमेटेड मशीन। ठीक है, तो सैम जो था उसका फुल फॉर्म क्या रखा उन्होंने, सोशली एनिमेटेड मशीन, जिसको सैम नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, और किस कंट्री ने बनाया था ये भी याद रखना, न्यूजीलैंड ने बनाया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, बिक्सवी इज अ एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट, फिर से पढ़ लिया हमने। एआई किस, बिस्वी किसकी है, सैमसंग की। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री हैज स्टैब्लिश्ड एआई यूनिवर्सिटी, तो किस देश के द्वारा एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, सबसे पहली कंट्री जिसने एआई यूनिवर्सिटी बनाई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम किसी को पता है, ठीक है एक ने बता दिया, तब आधा नाम तो बता ही दिया। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, शेख मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ठीक है, अब सिटी भी बता दो कहाँ पे है। एआई यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में तो, मतलब सॉरी, यूनाइटेड अरब एम्परेट्स में तो है, किस जगह पर है, सिटी का नाम आबू धाबी में। ठीक है, वो तीन मेन सिटीज आपने देखा होता, दुबई ना होके आबू धाबी, ओ बोल सकते हैं हमारे। ठीक है, तो आबू धाबी में हमारा जो यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सिचुएटेड, दुबई नहीं है। फिर नेक्स्ट है, जीपीएआई के फाउंडर के स्थापक में कौन शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो जीपीएआई का फुल फॉर्म बताओ सबसे पहले सभी आप, क्या है जीपीएआई। ठीक है, तो कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है, जीपीएआई का फुल फॉर्म तो बता दो, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, तो एक ने बता दिया, तो जीपीएआई का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। फाउंडिंग कंट्रीज कितनी थी, कितनी कंट्रीज ने मिलके इस वर्ल्ड सेक्टर पार्टनरशिप को बनाया था, ग्लोबल है तो ग्लोबल कितनी कंट्रीज थी, 15 फाउंडिंग कंट्रीज थी। ठीक है, 15 फाउंडिंग कंट्रीज ने किस ईयर में इसको सेटअप किया था, 2020 में। ठीक है, और आज की डेट में बात करूं, 2024 की बात करूं, तो जीपीएआई या ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई में कितनी कंट्रीज जुड़ चुकी है, 15 तो फाउंडिंग मेंबर्स थे, आज के टाइम पे कितनी कंट्रीज हो गई हैं आज की डेट में, न्यूज में था भैया ये तो, अभी स्टार्ट किया था उस टाइम पे 15 थी, और आज की डेट में 2024 की बात करो तो कितनी कंट्रीज हो गई, 28 कंट्री हो गई है। ठीक है, 28 कंट्रीज नहीं बोल सकता, 28 मेंबर बोल सकता हूं, क्योंकि उसमें यूनाइटेड बोल सकता है, यूरोपियन यूनियन भी ऐड है,
यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत सारी कंट्रीज का बोल सकते हो, वो बोल सकते हैं कि हमारा वो ग्रुप है, तो इसलिए कंट्रीज यूज नहीं कर रहा हूँ, मेंबर्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी 15 कंट्रीज है, तो उनका नाम अच्छे से लिख लेना। ठीक है, जिसमें हमारा बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वो सिर्फ फ्रांस है, जर्मनी है, फिर इसके बाद इंडिया है, इटली है, इटली के बाद ये हमारा क्या कहते हैं साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के बाद फिर हमारी यूनाइटेड के वो यूके है, यूएस है, और बोल सकते हैं यूरोपियन यूनियन, एक आध दो छूट गया होगा, और एक ये भी है स्लोविया। ठीक है, कौन सी कंट्री में कौन सा नहीं है, तो हमारा बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश और टर्की नहीं है। क्लियर हो गया? तो इनको एक बार लिख लेना, 15 की 15 जो फाउंडिंग थी ना उनको जरूर लिख लेना, 28 जो हो गई उसका मत करना। ठीक है, तो 15 फाउंडिंग कंट्रीज थी, और आज के टाइम पे आप लोग देखोगे तो कितनी कंट्रीज कितने मेंबर्स मिलते हैं हमको। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई पे कौन सी बोल सकते हैं एसोसिएशन बेस्ड है। ठीक है, तो कौन सा बेस्ड है, कॉज जी। एक तरीके का ये बोल सकते हैं कि फेस्टिवल होता है, ग्लोबल फेस्टिवल। ठीक है, कॉज जी ग्लोबल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका काम क्या क्या रहता है, एक तरीके का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिससे जो लोग हैं जो सीख रहे हैं और जो लोग सिखा रहे हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम कर सके। ठीक है, जो भी एआई के ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो किस तरीके से सिखानी चाहिए और किस तरीके से सीखनी चाहिए, इस चीज के बारे में इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इनको भी देख लो भैया एक बार। कॉप को क्या बोला जाता है, कॉप का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ। ठीक है, ये किसके अंदर आता है हमारा, यूनाइटेड नेशन, आगे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो UNFCCC के अंदर आता है हमारा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन बोल सकते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या लाए करता है, सीओपी लाए करता है। सीओपी का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ। अब लेटेस्ट में क्या चल रहा है हमारा, 28 है या 29। अब ये दो चीज बताओ यहाँ पे, जो कॉप हमारा जो 28 सेशन है जो कि 23 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कॉप 29 जो है जो होने वाला है 24 में, वो कहाँ पर होगा। ठीक है, तो जो कॉप 28 है जो हो चुका है, जो 2023 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए। अगर 23 की बात करें तो 23 कहाँ पर हुआ था, यूएई में हुआ था। और अभी आने वाला जो है वो कहाँ पर होगा, बाकू में होगा। बाकू कहाँ पर है, अजरबैजान में। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना कि जो सीओपी रहता है उसका फुल फॉर्म क्या रहता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस यूनाइटेड नेशन के बोल सकते हैं फंड के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर आता है। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो हुआ कौन सा है, कॉप 28 हुआ है जो कि 2023 में हुआ था। और होने कौन सा वाला है, कॉप 29 होने वाला है, जो कि कहाँ पर होगा, बाकू में अजरबैजान में होगा। अब ब्रिक्स ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में क्या है हमारा, ब्रिक्स का कुछ फुल फॉर्म है क्या, जो कंट्रीज है उन्हीं कंट्रीज का जो स्टार्टिंग वर्ड है वही ब्रिक्स में रिलेटेड है। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा, ब्राजील, आर से, आई से, सी से। अब देखो यहाँ पे, पर इसको ब्रिक बोला है, पर आगे एक और चीज जोड़ी रहती है, एस भी जोड़ा रहता है। एस मतलब, अब ब्रिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ब्रिक है वो किस ईयर में फाउंड हुआ था, ये जो ग्रुप बना था वो किस ईयर में फाउंड हुआ था। सबसे पहले ये चार लोगों ने, ये चार कंट्रीज ने मिलकर सबसे पहला ग्रुप कब किस ईयर में फाउंड किया था। अब देखो यहाँ पे टेक्निकलिटी में अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो फाउंड हुआ था ना, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इंक्लूड था, ये फाउंड कब हुआ था, 2006 में हुआ था। किस ईयर में हुआ था, 2006 में हुआ था। अब ध्यान से सुनना चीजें। अब एस जो था, जो साउथ अफ्रीका था, वो किस ईयर में ज्वाइन हुआ था, 2010 में। किस ईयर में ज्वाइन हुआ था। और 2010 के बाद एक और कहानी आती है कि इसकी जो पहली सबमिट है, फर्स्ट सबमिट किस ईयर में हुई थी, वो हुई थी 2009 में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले जो बोल सकते हैं इन ग्रुपों का, जो बोल सकते हैं कि
ग्रुप था वो 4 लोगों को ही था। कौन कौन सा? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये फाउंड किस टाइम पे हुआ था? 2006 में। इसके बाद जो एस है, जो साउथ अफ्रीका है, वो किस ईयर में ऐड हुआ था? 2010 में। और पहली समिट की बात करते तो बरस बोल सकते इंटरनेशनल जो वर्चुअल मीट हुई थी या समिट हुई थी वो 2009 में ऑर्गेनाइज हुई थी। इनिशियली हमको देखने को मिलता है 5 ही लोग थे, आज के टाइम पे कितने हो गए? मतलब बोल सकते हैं कि 4 नए ऐड हुए थे बाद में। तो वो 4 इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे? 18 हो गए, पर 4 इंपॉर्टेंट जो ऐड हुए थे वो कौन कौन से थे? अभी जो 4 नए ऐड हुए वो कौन कौन से? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है, तो इनको याद रखना, ये 4 जो नई कंट्रीज है वो ऐड हुई है किसमें? ब्रिक्स में। ठीक है, कौन कौन सी है? बोल सकते हैं हमारी इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है, तो इन सबको याद रखना। और इनका बोल सकते हैं कि हमारा जो समिट है, जो ब्रिक्स समिट है, वो कब होने वाला है? 2024 में होगा। कहां पर होने वाला है ये बताओ सभी, ये तो इंपॉर्टेंट है। कहां पर होगा जल्दी बताओ, खत्म करना है फिर हमको। 2024 की जो ब्रिक्स समिट है, जो कि बोल सकते हैं कि कौन सी समिट है? पहली बात तो 15th है या 16th है? 16th है। ठीक है, तो 16th ब्रिक्स समिट जो कि 2024 में होगी, कहां पर होगी? ठीक है, तो कहां पर होगी ये? रशिया में होगी। और इससे पहले जो 2023 में हुई थी अक्टूबर में, वो कहां पर हुई थी? ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो ये चीज याद रखना यहां से, तो ये कहां हुई थी? रशिया में होगी। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें याद रखना। यहाँ पे एआई से रिलेटेड नहीं था, पर मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट आप करंट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ अ वीक एआई? तो निम्नलिखित में से दुर्बल एआई का उदाहरण कौन सा है? अब यहाँ पे देखो कोई टर्म नहीं है स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई में। वीक एआई को बोल सकते हैं कि हम लोग नैरो एआई भी बोलते हैं। ठीक है, एक कोई डेफिनेशन नहीं है जो कि बोल सकते हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग एआई बना सकते हैं या बोल सकते हैं इसको वीक एआई बना सकते हैं। पर वीक एआई या नैरो एआई की जो बोल सकते हैं कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आती है ये बताओ। आंसर करो इसका। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जो नैरो वीआई है, जो आपका डीप एआई है, इसमें सारे के सारे जो वर्चुअल बोल सकते हैं वॉइस असिस्टेंट जो हैं, ठीक है, फिर इसके बाद जो चैट बॉट्स आते हैं, ये सारी चीजों को क्या बोला गया है? वीक एआई बोला रखा है। कौन कौन सी? जैसे कि जो गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, बिक्सवी है, या बोल सकते हैं जो चैट बॉट्स बना के रखे, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? वीक एआई में बिलोंग करते हैं। या वीक एआई को क्या बोलते हैं हम लोग? नैरो एआई भी बोलते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं एप्पल का जो सीरी है, वॉइस असिस्टेंट जो गूगल का है, गूगल असिस्टेंट है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? हमारे वीक एआई में आते हैं। तो मेटा भी है ना, वो मेटा भी वीक एआई में ही बिलोंग करता है। पर अभी के टाइम पे हम लोग बताते कि स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन हो जो कोई वीक एआई को बताए या स्ट्रॉन्ग एआई को बताए, तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, बस एक तरीके से बोला जाता है कि ये नैरो एआई है। जो भी चैट बॉट्स हैं, जो भी वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, इनको वीक एआई में काउंट करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बिकम द मेजर सेंटर ऑफ एआई? तो एआई का बोल सकते हैं कि मुख्य केंद्र क्या बना है आज के टाइम पे? ठीक है, अगर मेजर सेंटर की बात करें तो मेजर सेंटर हमारा हैदराबाद में है भैया। ठीक है, जो आईआईटी हैदराबाद का बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन ऑन एआई जो आप बोल सकते डिपार्टमेंट है, वो बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेंटर है किसका? एआई का। क्लियर हो गया? तो जो आपका सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन ऑन एआई जो डिपार्टमेंट है, किसका डिपार्टमेंट है? आईआईटी हैदराबाद का। वो सबसे बोला जाता है कि मुख्य केंद्र है आज के टाइम पे एआई का। अब एक और चीज बोली गई है कि अभी तक की फर्स्ट एआई सिटी बनाई जा रही है, वो कहां पर बन रही है?
इंडिया की पहली एआई सिटी कौन सी बनने जा रही है? लोगों ने सेंटर की बात करी, एआई सिटी कौन सी बोली बनाई जा रही है आज के टाइम पे? ठीक है, तो एक आ गया आंसर। कहाँ पर बन रही है? यूपी गवर्नमेंट ने उसको बनाने की कोशिश की है, तो वो कौन सी है? हमारी लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ इंडिया की बोल सकते हो पहली एआई सिटी बनने जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, ये अभी का रिसेंट का है। क्लियर हो गया? मेजर सेंटर की बात करें तो मेजर सेंटर कहाँ पर है? आईआईटी हैदराबाद में। हैदराबाद में भी कहाँ? सेंटर ऑफ वो आपका रिसर्चर एंड इनोवेशन ऑन एआई जो डिपार्टमेंट है। और बोला जाता है कि इंडिया का पहला एआई सेंटर कहाँ पे था? सबसे पहला एआई सेंटर कहाँ बना था? बताओ सभी। मेजर सेंटर की तो मुख्य की बात कर ली, पहला सेंटर कहाँ बना था? तो फर्स्ट सेंटर हमको कहाँ देखने को मिला था? मुंबई में देखने को मिला था। ठीक है, पहला सेंटर की बात करें तो कहाँ बना था? मुंबई में बना था। और आज के टाइम पे मुख्य की बात कर रहे हैं, मेजर सेंटर की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है? हैदराबाद में, आईआईटी में। और फर्स्ट एआई सिटी कहाँ पे बनने जा रही है? लखनऊ में। नेक्स्ट देखो, हु प्रिपेयर्स द क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग मॉडल बेस्ड ऑन एआई? तो किसने फसल उपजाऊ पूर्ण अनुमान मॉडल बनाने को तैयार किया है? किसने एआई पे बेस्ड इस मॉडल को स्टार्ट किया है? बताओ सभी। नहीं पता? किसने बनाया? सी टेक ने बनाया है। ठीक है, तो सी टेक ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि क्या कर सकती है? हमारी जो फसल उपजाऊ है उसका पूर्ण अनुमान लगा सकती है। ठीक है, तो जो आपका बोल सकते हैं क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग है, इसको पता कर सकती है। और एक तरीके से जो है वो क्या करती है? एसएमएस के थ्रू हमारे को चीजें बता देती है कि किस तरीके से हमारा जो बोल सकते हैं कि उपजाऊ है वो होने वाली है, या किस तरीके से हमको पौधों में पानी देना है, किस समय पे देना है। इस चीज का जो हमको अपडेट है वो किसके थ्रू मिल जाता है? एसएमएस के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नहीं पे एक तरीके की टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला गया है यहाँ पे? जो कि बोल सकते कि कैसे पता चल जाता है इस एआई को कि भैया जो बोल सकते हैं कि जो क्रॉप है वो उसकी यील्ड वो फोरकास्ट कर सकता है। एक टेक्नोलॉजी या इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा नेटवर्क है? तो उसमें क्या लगाए गए हैं? हमारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ठीक है, WSN नेटवर्क का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके के बोल सकते हैं हमारे जो सेंसर है वो सेंसर का इस्तेमाल करके वो लोग फोरकास्ट कर पाते हैं किस चीज का कितनी यील्ड होगी या कितना उपजाऊ होगा। इस चीज का पता कैसे चलता है? सेंसर के थ्रू। वो सेंसर कैसे लगाए गए हैं? वायरलेस लगाए गए हैं। तो उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क, जो कि WSN के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना, ये सारी की सारी चीजें। जो सीडेक है उसने एक तरीके का मॉडल बनाया है जो कि किसके ऊपर काम करता है? मशीन लर्निंग के ऊपर काम करता है। किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है? मशीन लर्निंग के ऊपर काम करता है। और जो मशीन लर्निंग है वो अपना डाटा कहाँ से कलेक्ट करता है? इस नेटवर्क से, जिसका नाम क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। उसको सेंसर जो रहते हैं वो डाटा देते हैं और इसके कारण वो उस उपजाऊ को क्या कर पाता है? प्रेडिक्ट कर पाता है। ठीक है, क्लियर है? और ये जो भी चीज है वो एसएमएस के थ्रू चलती है। जो भी फार्मर्स रहते हैं उनको एसएमएस मिल जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू आस्क दिशा चैट बॉक्स? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इससे रिलेटेड, आस्क दिशा से रिलेटेड हमको चीजें देखनी है कि आस्क दिशा एक तरीके का चैट बॉक्स है, वो कहां पर देखने को मिलता है? किस बोल सकते हैं साइट पे हमको देखने को मिलता है? इस चीज का आंसर आपको कहां बताना है? आपके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लगभग लोगों ने इसको यूज करा होगा, तो आंसर चाहिए मेरे को सबका। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो खबर में आए। सारी की सारी चीजें हमने एआई से रिलेटेड बात की, टेक्नोलॉजी से कैसे चीजें रिलेट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हम लोग कल की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।